नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से 100 साल पहले यानी 10 अप्रैल 1917 को पहली बार महात्मा गांधी ने भारत में जन आंदोलन की शुरुआत की। माना जाता है कि बिहार का चंपारण सत्याग्रह दरअसल असल में एक ऐसा अहिंसक आंदोलन था जिसने आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद रखी। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण गए और नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह किया। हालांकि इस आंदोलन के शुरू होने से पहले तक महात्मा गांधी एक जाने माने बैरिस्टर पहले ही थे और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जोरदार और कामयाब आंदोलन कर चुके थे। हम आज के संदर्भ में चंपारण के सत्याग्रह को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त इसकी क्या ज़रूरत थी और जो मूल्य हैं, जो खासकर जो सिद्धांत हैं जिनकी बुनियाद पड़ी उस वक्त चंपारण में, क्या उनको अभी भी फ़िलहाल जो हमारी राजनीति और समाज है उसके नज़रिए से देखा जा सकता है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ केसी त्यागी जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं। जाने माने इतिहासकार सलील मिश्रा मेरे साथ मौजूद रहेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। अनिल सिन्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को और इतिहास को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और साथ ही खास मेहमान प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, गांधीयन लेखक हैं और साथ ही लेखक हैं। इसके अलावा इनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस वक्त की जो राइटिंग्स हैं, उस वक्त जो लेखन है उस वक्त का, उसको किस तरह से समझा जा सकता है आज के संदर्भ में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अनिल सिन्हा जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि 100 साल इस अहिंसक आंदोलन को गुजर चुके हैं। हालांकि ये माना जाता है पूरी दुनिया में कि जो आज़ादी के बड़े संघर्ष रहे उसमें इतना अहिंसा का इस्तेमाल शायद दुनिया भर में कभी नहीं हुआ। किस तरह से हम चंपारण के सत्याग्रह को आज 100 साल बाद समझेंगे? मुझको आपने सही कहा कि वो बुनियाद जो आगे की राजनीति गांधी जी ने की देश में और जो आज़ादी का आंदोलन जो चलाया उसकी बुनियाद वो चंपारण का आंदोलन है। उसमें मुझको लगता है ये कि गांधी जी को बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। चंपारण एक एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने शुरुआत की भारत में। इसके पहले उन्होंने अफ्रीका वगैरह में जो काम किया था उसकी सबकी लाइन वही थी। उसको इन्होंने ये एक नए संदर्भ में किया। सबसे बड़ी बात ये है कि गांधी जी, मुझको लगता है कि जो सभ्यता का संकट था विश्व के स्तर पर, उसका हल उन्होंने भारतीय संदर्भ में, आप जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको भारतीय सिर्फ संदर्भ है, लेकिन वो सभ्यता का जो संकट था उसका हल निकाला। आप उसमें मैं जरा सा साफ करना चाहूँगा कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मतलब चंपारण सिर्फ नहीं, आप देखेंगे गांधी जी जब आप ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन स्थानीय हो सकता है, लेकिन दरअसल उसका जो असर था वो राष्ट्रीय न होकर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। और सभ्यता जिस संकट से तुरंत उस समय विश्व युद्ध खत्म हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हुआ था, विश्व युद्ध जारी ही था। और उस पूरी दुनिया, आधी सी दुनिया जो है, अधिक दुनिया वो कब्जे में थी साम्राज्यवाद के। पूंजीवाद अपने एकदम क्रूड फॉर्म में चल रहा था उस समय। और बंदूक और ताकत, इसके अलावा कोई दूसरा संदर्भ नहीं था, कोई दूसरा औजार नहीं था लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने। लेकिन गांधी जी जिस कमिटमेंट से चंपारण जिस तरह गए और उन्होंने जिस तरह से वो आंदोलन पूरा चलाया, उसको मतलब उसको विस्तार में न जाए हम, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जो अहिंसा का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसमें कहीं त्रुटि ना हो। और दूसरा ये है कि जो नीलहे जो थे वो आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के ऐसे प्रतिनिधि थे जो बहुत ही क्रूर, और उन्होंने उसका क्रूरतम रूप रखा, सिर्फ कानून के स्तर पर नहीं बल्कि व्यवहार के स्तर पर भी। और शोषण जो था वो अपने क्रूडेस्ट फॉर्म में था। उसके खिलाफ लड़ने में भी इस तरह से नफरत, जो आदमी से आदमी को का नफरत है को करने की जो बात है, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको उखाड़ फेंकने का जो एक तरीका लोगों को पहले से भी था और बाद में भी लोग अभी तक रहे, उसको मुझको नहीं लगता कि गांधी जी उसकी जड़ें इस तरह कर पाए कि लोग अभी भी स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन उन्होंने उसका पूरा ध्यान रखा कि ये जो मूल्य है, ये मूल्य हैं और ये रहेंगे, और उनको उसमें शामिल था। उसमें जिस तरह से सफलता उनको मिली, मतलब जिस तरह चंपारण का कम में वो जीत गए, तो वो लड़ाई जीत कर उन्होंने बताया कि ये लड़ाई मतलब पहली बार, इसीलिए आसानी से आप बिना एक बूंद खून बहाए कैसे लड़ाई जीती जा सकती है। और इसीलिए असहयोग आंदोलन में जब लोगों ने देखा कि चौरा चौरी के मामले में उनके कांग्रेस के सारे लोग खिलाफ हो गए, लेकिन गांधी जी वही चंपारण चाहते थे दोहराना असहयोग आंदोलन में। जब लगा कि इसके लिए लोग तैयार नहीं है, वहाँ एक छोटा सा
परिवेश था, तो उसमें उन्होंने इसको लागू कर लिया, लेकिन पूरे देश में नहीं लागू कर पाए, तो उन्होंने उस आंदोलन को रोक दिया। और ये भी समझना जरूरी होगा कि 1917 से लेकर फिर अगले 30 बरस जो गुजरे, वो किस तरह के गुजरे, कितने दिलचस्प थे, और किस तरह से हिंसा या फिर अहिंसक और हिंसक दोनों आंदोलन जो हैं वो किस तरह से भारत में चले, और आज़ादी की लड़ाई जो है 1947 तक जो पूरा एक सफ़र है, पूरा ये समझना भी महत्वपूर्ण है। प्रेमपाल शर्मा जी, ये बताइए फिलहाल की जो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस है, जो कि अहिंसक नागरिक असहयोग आंदोलन, जो शायद दुनिया में पहली अपनी तरह का एक्सपेरिमेंट था, जिसको गांधी जी करके आए थे पहले साउथ अफ्रीका में, फिर उसको यहाँ पर उन्होंने दोबारा इम्प्लीमेंट भारत की ज़मीन पर करने की कोशिश की। इसके महत्व को आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें तो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थीं उसमें किस तरह से ये नीति और रणनीति कैसे काम की गई। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये महात्मा गांधी के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं था। मोहनदास से महात्मा बनने की प्रक्रिया अफ्रीका में पूरी हो चुकी थी। जनवरी 15 में वो हिंदुस्तान लौटते हैं, और ये 10 अप्रैल चंपारण में। मैं ज़रा कुछ तथ्य, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, गांधी वहाँ गए थे। चंपारण के निलहों के समस्याएं भी उस एजेंडा में थी। गांधी जी साफ लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि मैं उसको समझता भी नहीं था, इसलिए मैंने भाग नहीं लिया। लेकिन राम कुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति लगातार मेरे पीछे लगा रहा कि आप कैसे भी वहाँ चलें, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी का नाम सुन रखा था। गांधी बड़े संकोच के साथ अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, नील के दाग, उसमें एक पन्ने में जो उनकी भाषा है। मैं कई चीज़ों पर मुझे लगता है कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महात्मा गांधी के 100 वर्ष पूरे होने के उसके गवाह उन पद चिन्हों के पर चलते हुए इस देश की हर समस्या का विकल्प खोजा जा सकता है। अब मैं आपको, तो उसके आग्रह पर राम कुमार शुक्ल उनको चंपारण ले जाते हैं। अब आप उनकी पूरी नीति देखिए और कार्यप्रणाली देखिए। उन्होंने किसानों की बातों के लिए लगभग 8000 किसानों से आवेदन लिए, उनकी समस्याएं सुनी, उन लोगों से कहा उनसे, और तब फिर आगे की रणनीति। इतना करते ही आप समझ सकती हो कि ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े हो गए कि कौन, और उसके खिलाफ उनको रोका गया। और रोकने जिस दिन इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था, उस दिन जन समूह उमड़ा पड़ा था कि आखिर किसी ने हमारी समस्या सुनी। अब मैं यहाँ के 2-3 निष्कर्ष आपको निकालना चाहता हूँ। पहली बार किसी ने, सिर्फ प्रयोग के लिए नहीं, अगर समस्या है तो गांधी की यही कार्यप्रणाली अफ्रीका में रही है, और वही कि मुझे जानना चाहिए। राम नारायण शुक्ल और आत्मकथा में लिखते हैं कि जो वकील हैं और कचहरी जाने से तो आपका मामला और उलझ जाएगा। पहली चीज, इसी चंपारण ने उनको सिखाया कि इस देश में महिलाओं के पास वस्त्र नहीं है। जब किसानों की समस्याएं सुन रहे थे तो 3 महिलाएं एक ही साड़ी को पहन के बार बार आती थी। तब प्रण लिया कि जब तक मैं खुद उतना ही कपड़ा नहीं पहनूंगा, ये होती है जनता की आवाज को या अपने को उसमें। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर और अप्रैल के इस सत्याग्रह तक, क्या इन्हीं महीनों के दौरान, या इसी को मान लें अप्रैल को, क्या सिर्फ एक घटना से गांधी जी जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर आ गए थे? आ गए थे, लेकिन वो शुरुआत होती है। लेकिन देखा जाए तो 15 में लौटते हैं, और ये मैं एक और इस बात का, 15 में लौटते ही 4 फरवरी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो उनका भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ जो भाषण चल रहे हैं ये आप अपनी भाषा में नहीं बोल सकते, अगर अपनी भाषा में नहीं बोल सकते तो मेरा इस धरती पर जिंदा रहना ही शर्मनाक है। ये शर्म की बात है। और दूसरी बात कि ये जिस हीरे जवाहरात पहने हुए राजकुमार बैठे हुए हैं, क्या अब देश का भविष्य ये होगा? आप समझ सकते हो कि 2 साल के अंदर ही अंदर देश की जनता और उसकी नब्ज को समझ गए, और इसीलिए यहाँ से गांधी युग शुरू होता है। एक और बात में, जो कांग्रेस की तब तक की नीति इलीट 1885 में बन गई थी, अंग्रेजी में भाषण हो रहे हैं चंद लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्य समितियों में जो भी बातचीत होगी वो अपनी भाषा में होगी। और आप ये देखिए कि रातों रात कांग्रेस जनता और जन आंदोलनों से, महाराष्ट्र में मराठी में होगी, तमिलनाडु में तमिल से होगी, और आप समझ सकते हो कि 1921 आते आते जी जो असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है, उसके बाद में तो फिर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हर वर्ष हर दिन गांधी के किसी न किसी बड़े महान योगदान को
याद करके और हम सबक सीख सकते हैं। जी हाँ, केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि उस वक्त के अगर हालात हम देखने की कोशिश करें कि किस तरह से जो एक स्ट्रक्चर था, जो अंग्रेज़ों का शासन था, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस में, उसी संवैधानिक जो एक स्पेस था, उसी में महात्मा गांधी ने काम किया। किस तरह से, जिसे अंग्रेज़ी में मॉरल फोर्स कहा जाता है या हिंदी में हम नैतिक बल कह दें, एक ऐसा सत्याग्रह, एक ऐसा आंदोलन, सत्याग्रह यानी कि सत्य का आग्रह कर देना, आखिर अंग्रेज़ों के लिए ऐसे कौन से हालात बन गए थे जिसमें उनके लिए उनको गांधी की बात मानना ज़रूरी पड़ गया? देखिए, चंपारण के 2 संदेश हैं। चंपारण का पहला संदेश है किसानों की आज़ादी के आंदोलन में व्यापक हिस्सेदारी। मेरे से पहले के जो वक्ता साथी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक इलीट लोगों का संगठन था। गांधी जी ने चंपारण के बाद देश भर के किसानों की उसमें व्यापक हिस्सेदारी बनाई ताकि देश की मामूली आदमी को भी महसूस कि अगर अंग्रेज जाएगा तो राजकाज में उन लोगों की भी हिस्सेदारी होगी। और उसी के बाद फिर खेड़ा का आंदोलन होता है, उसी के बाद फिर बारदुलई का आंदोलन होता है जिसमें सरदार पटेल को महात्मा गांधी खुद सरदार बना के आते हैं। और जो चंपारण है वो नील के किसानों का जो शोषण है उसके विरुद्ध लड़ाई है। यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, उनको नील चाहिए था, उसके लिए चंपारण एक सेंटर था, हालांकि समूचे देश में थी। लेकिन यहीं से एक नए गांधी का जन्म होता है। साउथ अफ्रीका से मोहनदास आए थे, उसको बिहार ने और चंपारण के सत्याग्रह ने महात्मा गांधी बनाया था। और सत्याग्रह, ये सिविल डिसओबीडियंस, ये कोई गरीब आदमी का औजार नहीं था। महात्मा गांधी बाद में अपने लेखों में लिखते हैं कि हिंसा और कायरता में मुझे अगर एक चीज़ पसंद करनी होगी तो मैं हिंसा को पसंद करूंगा। लेकिन गांधी चरखा नहीं है, गांधी गोल चश्मा नहीं है, गांधी स्वच्छता अभियान नहीं है। आज जिस गांधी को परिभाषित किया जा रहा है, गांधी माने हैं नॉन कोऑपरेशन, गांधी माने हैं सिविल डिसओबीडियंस, गांधी माने है सर्व धर्म संभाव कम्युनल हार्मनी। और मुझे अफसोस के साथ कहना है कि इस देश में गांधी के उस आंदोलन के बाद जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, 3.5 लाख किसानों ने दिए। गांधी रोज मरता है, गांधी कभी गुजरात में मरता है, गांधी कभी हरियाणा में मरता है, गांधी कभी तेलंगाना में मरता है। दूसरा है नॉन वायलेंस। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है अहिंसा। गांधी थे तो नेल्सन मंडेला पैदा हुए थे, गांधी थे तो आउंग सान सूकी ने आंदोलन किया, गांधी थे तो शेख मुजीब ने सत्याग्रह किया। आज सत्याग्रह का औजार हम लोगों के हाथ से छिन गया है। और सबसे बुरा जो दौर है वो है संवादहीनता हो गई है। गांधी के सत्याग्रह ने मामूली आदमी का पार्टिसिपेशन उसमें कराया था। और सबसे बड़ा, मैं आपके इस का सदुपयोग करना चाहता हूं, चूंकि मैं ढाका से लौट करके आ रहा हूं। गांधी माने सबसे बड़ा है सर्वधर्म संभाव। गांधी जी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में नहीं थे जिस दिन आज़ादी मिल रही थी। वो नोआखाली में जो धार्मिक उन्माद था उसको समाप्त करने के लिए लगे हुए थे। आज इस तरह का देश में माहौल है, गांधी रोज मरता है, पल पल मरता है, तिल तिल मरता है। इसलिए गांधी के विचारों को अगर प्रोपेगेट करना है, 100 साल उसके मनाने हैं, तो ये रस्म अदायगी में नहीं होना चाहिए। आज हम शपथ लें कि जहां भी जुर्म जाती होगी, हमारी सिविल नाफरमानी जिसको बोलते हैं, आपने अंग्रेजी में ठीक डिफाइन किया, सिविल डिसोबीडियंस, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और वायलेंस समाज के अंदर किसी तरह की भी हम नहीं होने देंगे, किसी वर्ग पे नहीं होने देंगे, किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ सिविल नाफरमानी करेंगे। ठीक है, केसी त्यागी जी, मैं आती हूँ। जो व्यापकता है वो, केसी त्यागी जी, कार्यक्रम में अभी मैं आती हूँ। सलील मिश्रा जी को शामिल करना चाहती हूँ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सलील मिश्रा जी, इससे पहले कि हम ये देखने की कोशिश करें कि आखिर किस तरह से महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर आज की राजनीति, समाज, जो आज के टकराव हैं, सामाजिक टकराव, जो राजनीतिक टकराव हैं, जिस तरह के पसोपेश असमंजस में आज हम हैं, कि आखिर सत्याग्रह था उसके 100 साल बाद गांधी का सत्याग्रह आखिर आज के दिन किस तरह से काम आया है? क्या उस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द हमें देखने को मिल रहा है? क्या उस तरह की सामाजिक शांति हमें देखने को मिल रही है? क्या उस तरह के नागरिक अधिकार हमें देखने को मिल रहे हैं? दरअसल जिनके सपने हमारे जो नेशन बिल्डर्स थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने देखे थे। सलील मिश्रा जी, ये बताइए फिलहाल कि आप किस तरह से चंपारण को आज के दिन देखना चाहेंगे? जो सिंबलिज्म है, कभी कभी उसके भी बड़े मायने होते हैं, उन सिंबल्स के भी जो हैं बड़े मायने होते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज 100 साल बाद जो सत्याग्रह था चंपारण का, उसके सिंबल्स आप किस तरह से देखना चाहते हैं?
हाँ, नहीं, मैं अभी जो त्यागी जी ने बात कही मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और गांधी के जो चंपारण सत्याग्रह का सबसे बड़ा महत्व ये था कि उससे पहले तक राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलन अलग अलग तरह से, दो अलग पैरेलल स्ट्रीम की तरह चल रहे थे। चंपारण में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान आंदोलन पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया और एक तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन गांव में पहुंच गया, उसको ज्यादा पेनिट्रेशन मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ा गांधी का योगदान था। अगर आज के संदर्भ में देखते हैं तो मुझे लगता है कि गांधी ने कभी कभी कहा था कि सत्याग्रह और दुराग्रह में फर्क करना जरूरी होता है। आजकल गांधी के नाम पे बहुत कुछ जो हो रहा है वो सत्याग्रह के बजाय दुराग्रह माना जाएगा। वो एक तरह से ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और जो कि निश्चित रूप से गांधी की राजनीति को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जैसा कि त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा, भारत देश के बाहर गांधी की राजनीति, गांधी के सत्याग्रह जो उनके विचार थे, उनको कई मायने में ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो किया गया है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हैं, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हैं, और भी देशों में हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश में हमने गांधी को बिल्कुल एक टोकन की तरह रिड्यूस कर दिया है। जो गांधीज्म का एसेंस है, जो उसका महत्व है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसकी रेलेवेंस है हमारे समाज के लिए, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांधी का नाम जरूर लिया जा रहा है और मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो गांधी का सही अर्थ है वो उसको लोग यहां पर भूल रहे हैं। तो जो मैं बिल्कुल, जो त्यागी जी ने कहा, मैं पूरी तरीके से उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन सलीम मिश्रा जी, यहाँ एक और जो मैं बात चर्चा में लाना चाहती हूँ वो ये कि जो नागरिक असहयोग है, जो नागरिक नाफरमानी है, आखिर वो आज के दौर में 100 साल बाद, जबकि हम आज़ाद हैं, हमारा देश है, सरकार हमारी है, लेकिन जाहिर है जो अधिकार है उनकी लड़ाई और जो एक राष्ट्र निर्माण का काम है लगातार चलता रहेगा। अंग्रेज़ों के अंडर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किस तरह की आज़ादी हम मान सकते हैं? क्या आपको लगता है कि नागरिक असहयोग आज के दौर में भी रेलेवेंट है, आज के भारत में? बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। गांधी ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क दिया था प्रोटेस्ट मूवमेंट कि किस तरीके से बेहतर, ऑर्डरली, सिस्टमैटिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया जाए। प्रोटेस्ट का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने एडवर्सरी के ऊपर एक नैतिक दबाव डालें, एक मॉरल प्रेशर डालें कि वो आपकी मांगों के पीछे जो मेरिट है, जो उनके पीछे सच्चाई है, उसको समझें। गांधी कभी ब्लैकमेल में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गांधी का सत्याग्रह एक नैतिक, एक मॉरल स्ट्रगल था। और आज भी, क्योंकि हम तो एक आदर्श समाज में नहीं रह रहे, आज के हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। जाति की समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भेदभाव है। लेकिन ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए जो गांधी की स्ट्रगल है, जो गांधी का सत्याग्रह है, वो एक तरह का फ्रेमवर्क है। लेकिन उस फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है। वो हिंसा का फ्रेमवर्क नहीं है, वो ब्लैकमेल का फ्रेमवर्क नहीं है, वो किसी पर दबाव डालने का फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक मॉरल स्ट्रगल का फ्रेमवर्क है। वो डिस्ट्रक्शन का फ्रेमवर्क नहीं है। वो फ्रेमवर्क इस बात का है कि हम अपने एडवर्सरी को किस तरह से मजबूर करें, उस पर मॉरल प्रेशर डालें, ताकि वो हमारी मांग के पीछे जो सच्चाई है, जो नैतिकता है, उसको देख सके, और ताकि उसका हम हृदय बदल दें। किसी को खत्म नहीं करना है, किसी को एलिमिनेट नहीं करना है, एक्सटर्मिनेट नहीं करना है, लेकिन एक इस तरह के समाज की तरफ बढ़ना है जिसमें कि जो मॉरल ट्रूथ है, जो नैतिक सच्चाई है, उसको सारे लोग समझ सकें। अगर वो सारे लोग समझ सकेंगे गांधी के रास्ते के द्वारा, तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। अनिल सिन्हा जी, मैं यहाँ पर यह भी लाना चाहती हूँ कि कई बार ये भी कहा गया कि फिलहाल न सिर्फ कि गांधी जी बल्कि कोई इंटरनेशनल कई थिंकर्स हैं, उन्होंने भी इस तरह से कहा कि दरअसल जो कानून है वो रूलर अपने हिसाब से कानून बनाता है, वो रूल के हिसाब से कानून नहीं होता। अगर आज के भारत में हम देखने की कोशिश करें, जिस तरह से उस दौर में कानून को मानने से इनकार किया महात्मा गांधी ने, नील की खेती करना दरअसल कानूनन जिम्मेदारी थी उस वक्त जो किसान थे उनके ऊपर करने की, लेकिन उन्होंने उस कानून को मानने से इनकार किया और आखिरकार कानून बदलना पड़ा। आज के दौर में क्या आप इस तरह से देखते हैं कि कानून ना मानने का जो असहयोग है, क्या वो एक रास्ता हो सकता है? मुझको लग रहा है क्या कि ये, चूँकि हमने आज़ादी ली उसके बाद ऐसा मान लिया जब अंग्रेज चले गए, तो चाहे अपोजिशन पार्टीज हों या जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, या दोनों ने जो पॉलिटिकल कल्चर जिसको कहते हैं, संस्कृति, उसमें से जो गांधी जी का एलिमेंट है, धीरे धीरे उन्होंने उसको बाहर कर दिया। मुझको लग रहा है कि एज ए पॉलिटिकल मतलब जो इनहेरिटर का है अगर विरासत, गांधी जी की विरासत को, तो उसको डाइल्यूट करने में सारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसमें शामिल है। हमने कौन से एक्सपेरिमेंट किए सिविल नाफरमानी के, जो आप लोहिया जी कहते थे, सिविल नाफरमानी जो है सबसे बड़ा इन्वेंशन है
गांधी जी का, और इसको हमको ये करना चाहिए। और कुछ इक्के दुक्के प्रयोग भी हुए, लेकिन आप कोई मुझको ध्यान नहीं आता कि आज़ादी के बाद कोई इतना बड़ा प्रयोग जेपी के अलावा 74 के मूवमेंट को अगर ले लें तो थोड़ा सा उन्होंने एक बड़े पैमाने पर है, उसके अलावा कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नज़र नहीं आता जिसमें कि गांधी जी के तरीके को अपना कर आपने कानून बदलना। अभी आप देख लें कि जैसे लेबर लॉज में चेंजेज आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड यूनियंस अपने को हेल्पलेस समझ रही है, असहाय महसूस कर रही हैं। कोई उनके पास ऐसा विकल्प नहीं है कि वो जो है जो कानून है निश्चित तौर पर उन कानूनों को, इवन जो यूनाइटेड नेशंस के जो ILO है उनके हिसाब से भी वो गलत है, खुद ही वो डिबेट में आ रहा है लगातार, लेकिन उसके खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ी करने की स्थिति में नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ थोड़ा सा, और सांप्रदायिक सौहार्द का जो जिक्र किया गया उस पर चाहता था कि ये पूरा जो संदर्भ है इसमें गांधी जी बहुत रेलिवेंट है इस स्थिति में कि राष्ट्रवाद को हम किस तरह परिभाषित कर रहे हैं। मुझको तो कई बार ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ना हो, और अभी तो जैसे गाय माता भी उसमें शामिल हो गई हैं, और ये अगर ऐसे सिंबल्स ना हो तो राष्ट्रवाद हम किस तरह परिभाषित करेंगे? क्या होगा? राष्ट्रवाद का क्या होगा? पाकिस्तान आप देख लें, चैनल्स देख लें आपके, या मीडिया देख लें, या जो भाषण देख लें, तो आपको लगेगा कि अभी जैसे कि पाकिस्तान अभी जो करंट इशू है, जो उसकी जो फांसी की बात, अब उस पर सारा विपक्ष से सब लोग, ये राष्ट्रवाद के, भारत का राष्ट्रवाद अगर पाकिस्तान ना होता तो मैं सोचता हूं कि हम किस तरह अपने को डिफाइन करते। तो पाकिस्तान, मुसलमान और गाय, अगर यही 3 राष्ट्रवाद है तो ये राष्ट्रवाद गांधी जी ने नहीं बनाया, गांधी जी उनका राष्ट्रवाद भी नहीं। जबकि ब्रिटिश हुकूमत भी थी तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के रेफरेंस में राष्ट्रवाद नहीं परिभाषित किया। उन्होंने परिभाषा जो की उसमें ये नहीं था कि अंग्रेजों से नफरत करना ये राष्ट्रवाद है, उनका था कि हम जो है आजाद अपने को महसूस करें, और आजादी का मतलब है कि जो अंतिम आदमी है वो भी आजाद हो जाए हर तरह के शोषण से। समय मेरे पास राष्ट्रवाद को नए तरीके से। लेकिन केसी त्यागी जी बताइए, चूंकि आपने ये मुद्दा खासकर उठाया और मैं भी कार्यक्रम में चर्चा करना चाहती थी, खासकर आज के दौर में जो सामाजिक टकराव नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि फिलहाल 100 साल न सही तो 50 साल आज़ादी से पहले का दौर जो है वही मुद्दे वापस जो है सामने हमारे आ रहे हैं। गाय से लेकर मंदिर मस्जिद से लेकर तमाम वही टकराव। ऐसा लगता नहीं है कि 21वीं सदी के भारत में हम दाखिल हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह से गांधी के नक्शे कदम पर चलकर आज हम इसका सामना कर सकते हैं। देखिए, एक तो सत्याग्रह का जो अर्थ था गांधी जी का, वो अपने विरोधी को पराजित करना नहीं था। उसके प्रति अगर हिंसा का, नफरत का भी भाव अगर सत्याग्रही के मन में आ गया है तो वो सत्याग्रह फेल है। इतनी पवित्रता उसमें थी। एक दूसरा, नमक सत्याग्रह के अंदर जब महिलाओं पर लगातार लाठियां चलती हैं तो पहला जत्था महिलाओं का होता है, तो इतनी बर्बरता से लाठी चलती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि पुलिस अधिकारी महिलाओं पर लाठी मारने से इनकार कर देते हैं। ये है गांधी की जीत, ये है सत्य के आग्रह की विजय। नंबर 3, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गांधी जी का एक फेमस कोट है, हिंदू और मुसलमान की एकता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज़ादी की उम्र और 10-15 साल आगे बढ़ाने को तैयार हूं अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता नहीं होती है। गाय पर भी गांधी जी ने लिखा है कि मैं सनातनी हिंदू हूं। बाद में फिर वो अपने आप को इनकार करते हैं। गांधी जी का इवोल्यूशन होता, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। गांधी जी ने लिखा है कि मैं गोमांस नहीं, मैं तो किसी तरह का मांस नहीं खाता। लेकिन ये बहुधर्मी देश है, कुछ लोग अगर खाते हैं तो उनको आप कैसे रोक सकते हैं? तो आज जो ये सवाल टकराव के हुए हैं, मैं चाहूँगा इस मौके का पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस काम को करें कि अब ये संवाद स्थापित होना चाहिए। जो वर्गों के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में, ऊंची जाति नीची जातियों के बीच में, जो विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके और प्रशासन के बीच में जो टकराव पैदा हुआ है, ये मोर और लेस प्री 47 की हमको याद दिलाता है। बिल्कुल, गांधी का औजार है अहिंसा का, गांधी का औजार है ठीक। डॉक्टर लोहिया के बारे में इन्होंने कहा, और जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी हमारा नारा था, हमला चाहे जैसा होगा
हाथ हमारा नहीं उठेगा। बिल्कुल। अगर हाथ उठ गया है तो गांधी का सत्याग्रह जो है अर्थहीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी। समय मेरे पास समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा। यहाँ दूसरे मेहमान बैठे हैं, उनसे भी बात नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल खास तौर पर जो बात उभर कर सामने आई है कि चंपारण सत्याग्रह के 100 साल के बाद दरअसल जिस तरह से केसी त्यागी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बात को रखा है कि टकराव जो नजर आ रहा है, दरअसल इसको संवाद में बदलना, यही शायद गांधी की शिक्षा हमारे लिए है और आज के दौर में सबसे ज्यादा सार्थक हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।